आजाद हिंद फौज। अंतरिम आजाद हिंद सरकार के प्रथम प्रदेश अंडमान निकोबार का क्षेत्राधिकार ग्रहण करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 दिसंबर 1943 को अंडमान पहुंचे। राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से जिमखाना मैदान में एक विशाल जन समुदाय के सामने उन्होंने राष्ट्र तिरंगा फहराया। इस समारोह की तुलना उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल के पतन से की। उन्होंने उन कुख्यात काल कोठरियों सेल्यूलर जेल का अवलोकन भी किया, जहां अंग्रेजों ने भारत के सैकड़ों स्वाधीनता सेनानियों को यातनाएं दी थी। प्रवास के दौरान नेताजी और उनके दल ने रॉस द्वीप स्थित ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के निवास स्थान में बसेरा किया और उस पर गर्वपूर्वक राष्ट्र तिरंगा लहरा उठा। नेताजी ने अंडमान को शहीद द्वीप समूह तथा निकोबार को स्वराज द्वीप समूह नया नाम दिया। आजाद हिंद फौज के भारत सीमा की ओर कूच की तैयारी के तौर पर जनवरी 1944 के पहले हफ्ते में नेताजी अपना मुख्यालय सिंगापुर से भारत के नजदीक रंगून ले आए। फरवरी 1944 में अराकान मोर्चा पर फौज का पहला युद्ध संस्कार हुआ। अराकान के पास चटगांव जाने वाली सड़क पर हुई इन झड़पों में आजाद हिंद फौज दुश्मन से बेहतर साबित हुई। इससे नेताजी और फौज के तमाम योद्धा अत्यंत प्रोत्साहित हुए और जापानी कमान में भी हमारी सेना की युद्ध क्षमता के प्रति विश्वास जमा। मार्च 1944 में मध्य में इम्फाल पर आक्रमण किया गया। पूर्व एशिया युद्ध के इस अंतिम आक्रमण युद्ध में एस.जेड. क्यानी की कमान में आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन और बर्मा में अड्डा जमाए 3 जापानी डिवीजनों ने भाग लिया। बर्मा स्थित अपने सैनिक अड्डों की सुरक्षा की दृष्टि से जापानियों के लिए यह कार्रवाई आक्रामक भी थी और रक्षात्मक भी। नेताजी और आजाद हिंद फौज के लिए इसका मतलब था भावी स्वाधीनता संग्राम के लिए एक सैन्य शिविर बनाने और ब्रह्मपुत्र घाटी का रास्ता खोलने के लिए सशस्त्र क्रांतिकारियों का बलात् भारत में प्रवेश। 21 मार्च 1944 को नेताजी ने अपने अग्रिम मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जापानी सेना के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती आजाद हिंद फौज 18 मार्च को भारत में प्रवेश कर चुकी है और युद्ध अब भारतीय भूमि पर हो रहा है। भारतीय जापानी सेनाएं दीर्घ सीमांत के तीनों सेक्टरों में तेजी से आगे बढ़ रही थी। अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्होंने उत्तर में कोहिमा में प्रवेश किया। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में घेरेबंदी को अपनी महत्वपूर्ण समर नीति के तहत वे इम्फाल से मात्र 10 मील दूर थी। प्रायः अलंख्य भूप्रदेश में से अपनी राह बनाती फौज को दिया गया सेना अध्यक्ष का यह आदेश उत्तर पूर्व सीमांत के पहाड़ों और दरों में प्रतिध्वनित होता रहा। वहां कुछ ही दूर, वहां उस नदी के पार, उन जंगलों से आगे, उन पहाड़ियों के उधर फैली है हमारे सपनों की धरती, जिस धरती से हम जन्मे थे और जिसकी गोद में अब हम लौट रहे हैं। लहू को लहू बुला रहा है, उठो, वक्त ना गवाओ, हथियार संभालो। वह राह तुम्हें राह दिखाने वालों का बनाया रास्ता, इसी राह पर हम बढ़ते चलेंगे। दुश्मन की सेना से अपने बाहुबल पर हम अपना रास्ता छीनते जाएंगे, या ईश्वर चाहेगा तो शहीद हो जाएंगे और चीर निद्रा में अपनी फौज को दिल्ली ले जाने वाली राह का आलिंगन करते रहेंगे। दिल्ली का रास्ता आजादी का रास्ता है, चलो दिल्ली। अप्रैल के पहले हफ्ते में नेताजी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य ए.सी. चटर्जी को मुक्त क्षेत्रों का नामजद गवर्नर नियुक्त किया। अंतरिम सरकार का प्रशासकीय खंड आजाद हिंद दल फौज के साथ साथ आगे बढ़ता मुक्त क्षेत्रों का शासन संभालने को तैयार था। जापानी प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि भारत के अधिकृत क्षेत्र नेताजी को अंतरिम सरकार को सौंप दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली कूच में रुकावट आ गई। बरसात वक्त से पहले शुरू हो गई थी और चूंकि जापानी सेना
हवाई छत्र से वंचित थी, उसके लिए आपूर्ति मार्ग लंबा व जोखिम भरा था, जबकि एंग्लो अमेरिका गुट का अपने आसमान पर पूरा वर्चस्व था। इसलिए इम्फाल को बचाने की आखिरी दम कोशिश करते हुए रसद मदद गिराने में वह कामयाब रहा। इसके बावजूद भारतीय जापानी सेनाएं मोर्चे पर तब तक डटी रही जब तक मानवीय रूप से डटे रहना संभव था। अंततः वे पीछे हटने पर बाध्य हो ही गई। चीन दिन तथा इरवाडी लौटने तक तमाम रास्ते भारी संख्या में उनके वीर हताहत हुए। बर्मा पर पुनः अधिकार के लिए एंग्लो अमेरिकी प्रत्याक्रमण के बीच जापानी और आजाद हिंद फौज के सैनिक पलायन करती अपनी गार्डों को पार्श्ववर्ती हमले से बचाने के लिए जी जान से लड़े। नेताजी युद्धरत सैनिकों के निरंतर निकट संपर्क में रहे। इस बीच कई बार उन्होंने शत्रु द्वारा घेर लिए अथवा मार दिए जाने का जोखिम भी उठाया। 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने रंगून रेडियो से महात्मा गांधी के नाम एक अपील जारी की। इस प्रसारण में उन्होंने भारत के संघर्ष के समकालिक इतिहास का खाका खींचते हुए गांधी जी की महान भूमिका को रेखांकित किया। फिर उन्होंने भारत के प्रति ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की नीयत और नीतियों का विशेष उल्लेख करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का अपनी दृष्टि से विश्लेषण भी किया। गांधी जी से उन्होंने कहा, मैं सचमुच यह मानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अमेरिका का सामरिक लक्ष्य है दुनिया पर हावी होना और एक अमेरिकी शताब्दी की स्थापना। इसलिए वे बोले, मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिये से गुजरने को तैयार रहना होगा। तदुपरांत नेताजी ने 1941 में भारत से गायब होने के बाद से भारत को स्वाधीन कराने के लिए उठाए गए अपने कदमों की तर्कसंगत पैरवी की। गांधी जी से उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई भी उम्मीद होती कि इस युद्ध जैसा एक और मौका, आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी जिंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। और उन्होंने गांधी जी का विश्वास दिलाया, मैंने जो भी किया है अपने देश के हित के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। गांधी जी के नाम अपने संदेश का समापन उन्होंने इन शब्दों में किया, भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। यह सशस्त्र संघर्ष आखिरी अंग्रेज को भारत से निकाल फेंकने और नई दिल्ली के वायसराय हाउस पर गर्वपूर्वक राष्ट्र तिरंगा लहलहाने तक चलता ही रहेगा। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापान में सरकार बदलने के बाद अक्टूबर 1944 में नेताजी को सलाह मशवरा के लिए टोक्यो आमंत्रित किया गया। जापान सरकार ने सम्मानित विदेशी अतिथि की हैसियत से उन्हें अपने सर्वोच्च अलंकरण से विभूषित करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन नेताजी ने यह कहते हुए वह प्रस्ताव ठुकरा दिया कि भारत के दस्ता मुक्त होने तक वे कोई भी अलंकरण स्वीकार नहीं कर सकते। इस यात्रा के दौरान नेताजी ने टोक्यो में सोवियत राजदूत को एक पत्र भी भेजा, मगर यह बिना खोले लौटा दिया गया। इस यात्रा में नेताजी ने संपूर्ण अदायगी के वादे पर एक बिना शर्त भारत जापान ऋण समझौता भी संपन्न किया। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि जर्मन सरकार ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर को जो ऋण दिए थे, पूर्व एशिया से नेताजी ने उन्हें एक मुश्त लौटा दिया था। थाईलैंड सरकार ने आजाद हिंद फौज को जो सुविधाएं दी थी, उनकी एवज में उन्होंने उसे भारी भरकम चंदा दिया था। नवंबर 1944 के अंत में नेताजी के रंगून लौटने तक सैन्य स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई थी। आसमान से शत्रु के विमान लगातार बमबारी कर रहे थे और जमीन पर ब्रिटिश फौजें हर तरफ से बढ़ी आ रही थी।
जनवरी 1945 में नेताजी के जन्म दिवस पर रंगून के भारतीय समाज ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और भारी मात्रा में सेना, आभूषण आदि दान करके युद्ध के जारी रखने का आग्रह करते हुए उनमें निष्ठा और विश्वास व्यक्त किया। फिर जल्दी ही नेताजी मोर्चे की ओर चले गए। इरावदी मोर्चे पर कयानी की कमान वाली आजाद हिंद फौज पर हमला डिवीजन गंभीर खतरे में था। फौजियों और उनकी सुख सुविधा का निरीक्षण करते नेताजी 20 घंटे रोज व्यस्त रहते, जबकि थके मांदे उनके सहायक इस बीच 3 बार अदला बदली करते। नेताजी को बताया गया कि फौज के कुछ अफसर और जवान भाग गए हैं, जिस पर उन्होंने तत्काल फरमान जारी किया कि पद वगैरह का लिहाज भूलकर भगोड़ों को गोली मार दी जाए। रंगून का पतन निकट जानकर जापानी कमान ने नेताजी से कहा कि वे भी उनके साथ साथ शहर से निकल चलें, लेकिन नेताजी ने कहा कि जब तक रानी झांसी रेजिमेंट के सुरक्षित शहर छोड़ने का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक वे हिलेंगे भी नहीं। मजबूरन जापानियों को उनका कहा मानना पड़ा। तदुपरांत रेजिमेंट की रानियों और अपनी निजी अमले के साथ रंगून से बाहर आकर वे बैंकॉक की ओर बढ़े। भू क्षेत्र अत्यंत कठिन था। बरसात में टूट बहकर सड़कें प्रायः अलंघ्य हो गई थी और पूरे इलाके में युद्ध में छूटे खोए सैनिक तथा छापामार गोरिल्ले मंडरा रहे थे। एक एक कर नेताजी के दल की सारी मोटर गाड़ियां बिगड़ गई। 100 सैनिक वीरांगनाओं तथा अपने निजी अमले के साथ उन्हें मीलों पैदल चलना पड़ा। रंगून से बैंकॉक के इस ऐतिहासिक पैदल सफर में उन्हें देखने वाले सभी लोग उनकी अदम्य अंत शक्ति, सहिष्णुपूर्णता और भीषण विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी अम्लान नेतृत्व क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुए थे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।